भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। अगर कोई नेता राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने लगे, अगर वही नेता मंदिर बनवाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे, शंकराचार्य से लगातार मुलाकात करे और खुद को सनातन का रक्षक बताने लगे, तो क्या आप कहेंगे कि उसकी राजनीति बदल रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कभी बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के सबसे बड़े विरोधी माने जाते थे, अब उसी मैदान में उतरकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव सच में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, या फिर ये सिर्फ 2027 का चुनाव जीतने का नया तरीका है? क्या राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, या इसके जरिए बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव का पुराना पीडीएफ फॉर्मूला और नया सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आज चुनावी बिसात के इस एपिसोड में हम इस पर पूरी राजनीतिक रणनीति को आसान भाषा में समझेंगे। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 7 से 8 महीने का समय बचा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बदल रहे। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। इसी बीच अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और दान में अनियमितताओं का मामला सामने आया। ये मुद्दा तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बन गया। सबसे ज्यादा आक्रामक अगर कोई नेता दिखाई दिया तो वो थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को भगवान राम के मंदिर की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं सामने आई। उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि सनातन धर्म का अपमान और महापाप बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना ने दुनिया भर के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को दुखी किया। जिन लोगों पर भगवान राम की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही उसको नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के पूर्ण पुनर्गठन की मांग भी की। उनका कहना है कि पूरे मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है सिर्फ जांच का ऐलान कर देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। अगर भगवान के नाम पर आए दान में अनियमितता हुई तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या लीपापोती है? लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में कोई सदस्य है, उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटाने चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। अखिलेश यादव इस मुद्दे को इतनी मजबूती से क्यों उठा रहे हैं? इसका जवाब हमें पिछले कुछ महीनों की उनकी राजनीति में मिल जाएगा। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने से पहले अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक अंदाज में बदलाव के संकेत देने शुरू किए थे। बड़े मंगल के मौके पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, भंडारे का आयोजन किया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक शहर इटावा में बन रहे भव्य केदारेश्वर मंदिर को भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर का समाजवादी पार्टी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर पेश कर रही है। मंदिर में भगवान शिव के साथ बाल स्वरूप भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है।
मार्च में रामनवमी के अवसर पर उन्होंने यहां भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जानकारी दी थी। अप्रैल में खुद मंदिर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और पूजा अर्चना भी की। सूत्रों के मुताबिक सावन के महीने में इस मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में संतों को बुलाने की तैयारी है। यानी संदेश साफ है, समाजवादी पार्टी अब सिर्फ समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो धार्मिक पहचान के जरिए भी नए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अखिलेश यादव ने हाल ही में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। 4 महीनों के भीतर ये उनकी दूसरी मुलाकात है। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सनातन धर्म पर आ रहे संकट को दूर करने और धर्म को अधर्मियों के चंगुल से मुक्त कराने पर सार्थक चर्चा हुई। यानी अखिलेश यादव अब खुलकर सनातन और धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये वही नेता हैं जिन्हें कभी बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताती थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था, सनातन ही समाजवादी है। इस एक लाइन ने राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस छेड़ दी। क्या समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि बदलना चाहती है? क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को उसी की भाषा में चुनौती देना चाहती है, या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? अगर पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत थी पीढ़ी, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रही थी, वहीं अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे। इस रणनीति का असर चुनाव नतीजों में भी दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस ने भी पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट पर लगा। ये वही सीट थी जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज कर ली। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। ये प्रयोग सफल रहा। अब माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी इसी रणनीति को बड़े स्तर पर लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी करीब 100 विधानसभा सीटों पर दलित और आदिवासी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही। खास बात यह है कि इनमें कई सामान्य सीटें भी शामिल हो सकती। इसका मकसद साफ है, दलित समाज को यह संदेश देना कि समाजवादी पार्टी सिर्फ नारे नहीं बल्कि टिकट और प्रतिनिधित्व भी दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की काफी तारीफ हुई थी। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के बाहर यादव नेताओं को सीमित टिकट दिए। मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी कंपैरेटिवली कम रही। इससे बीजेपी के उस आरोप को कमजोर करने की कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम राजनीति करती है। अब माना जा रहा कि 2027 में भी टिकट बांटने का यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, यानी यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी जाएगी। मुस्लिम उम्मीदवार भी जरूरत के हिसाब से उतारे जाएंगे। हालांकि अगर सरकार बनी तो विधान परिषद के जरिए मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने का विकल्प रखा जा सकता है। यानी अखिलेश यादव 2 अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश कर रहे। पहला रास्ता पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण। दूसरा रास्ता सॉफ्ट हिंदुत्व। उनकी कोशिश है कि दोनों को मिलाकर एक नया सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ तैयार किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? यहीं से चुनौतियां शुरू होती हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के पुराने इतिहास की याद दिला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस बदले हुए अंदाज को चुनावी नाटक बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है अब अखिलेश यादव भी भगवा पहनने वाले हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर और शंकराचार्य के मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बाद बीजेपी को भी डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य के शिष्यों से मुलाकात की और पूजा अर्चना करके ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की। यानी मुकाबला अब सिर्फ विकास या कानून व्यवस्था का नहीं रह गया। अब लड़ाई धार्मिक पहचान और सनातन की राजनीति तक पहुंच रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं है, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस भी है। दोनों दल साथ चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही। कांग्रेस के कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा सीटों का बंटवारा भी होगी। एक और चुनौती समाजवादी पार्टी के अपने संगठन के अंदर भी है।
पार्टी पीडीए की बात जरूर करती, लेकिन संगठन में अभी भी बड़ी संख्या में जिला अध्यक्ष यादव और मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में विरोधी सवाल उठा रहे कि अगर पीडीए इतना मजबूत मॉडल है तो संगठन में उसका असर क्यों नहीं दिखता। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का एक वर्ग ये भी मानता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि पार्टी का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक मुस्लिम समाज रहा। अगर मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी अब हिंदू वोटरों को साधने के लिए अपनी पुरानी राजनीति बदल रही, तो इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी या असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उठाने की कोशिश कर सकती। यानी अखिलेश यादव एक बेहद कठिन राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें पीडीए को मजबूत रखना है, दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के असंतुष्ट हिंदू वोटरों तक पहुंचना है। सवाल यही है कि क्या दोनों रणनीतियां एक साथ सफल हो सकती हैं या फिर एक रणनीति दूसरी को कमजोर कर देगी, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, ये उस राजनीतिक सोच की भी परीक्षा होगी जिसमें पहली बार बीजेपी के सबसे मजबूत मुद्दे को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। अब देखना यह है कि जनता इस नई राजनीति को स्वीकार करती है या फिर नहीं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।